जय हिंद दोस्तों। तो आज हम मापक यंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे आज। तो इस चैप्टर से आप यदि कोई आईटीआई की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, लोको पायलट, इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, एनसीएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल का एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर को आपको पढ़ना महत्वपूर्ण है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे मापक यंत्र। इसके कई क्लासेस चलेंगी, एक क्लास में यह पूरा नहीं हो पाएगा। हम प्रयास करेंगे कि कम क्लास में ज़्यादा चीज़ें आपको देंगे, फिर भी आप जुड़े रहिए और विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वैकेंसियाँ बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, लेकिन अब लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की और आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। समथिंग 2 या 3 महीने के अंदर आ जाएगी। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो चलिए, हमारा काम है तैयारी करना, तो हम तैयारी करेंगे। वैकेंसी का काम है अपने टाइम पे आना, वो आएगी। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम आज हमारा चैप्टर जो रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम राशियाँ होती है, वोल्टेज, करंट, वाटेज, फ्रीक्वेंसी, तो इन राशियों को मेज़र करने के लिए जो हम यंत्र यूज करेंगे वह मेजरिंग यंत्र कहलाएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होंगे। एक तो प्राथमिक होगा और दूसरा द्वितीयक हो गया। तो जो हमारा प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम बोलेंगे प्राथमिक यंत्र, या इसी को बोलते हैं निरपेक्ष यंत्र। तो प्राथमिक का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। निरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा जो होता है आपका होता है द्वितीयक यंत्र। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्राथमिक या निरपेक्ष यंत्र, या फिर दूसरा जो होता है द्वितीयक यंत्र। तो ये यंत्र क्या होते हैं? तो इन यंत्र को हम समझते हैं। जो प्राथमिक यंत्र होता है, तो प्राथमिक यंत्र का मतलब जो प्रथम बार बनाया गया होगा, जो पहली बार यह मेज़र करने के लिए यंत्र बनाया गया होगा, वह प्राथमिक यंत्र होगा। अब इस यंत्र में होता क्या है कि हम कोई यंत्र को ले लेते हैं, ये प्राथमिक यंत्र हो गया। इस प्राथमिक यंत्र को ले लिए हम, और प्राथमिक यंत्र से हम किस लिए बनाए हैं? यह विद्युत राशि को मेज़र करने के लिए हम बनाते हैं। अब इसमें हम विद्युत राशि को मेज़र करते हैं, तो यहाँ पास से हम ले लेते हैं विद्युत राशि, वह हो जाती है हमारी करंट। करंट को हम मेज़र करेंगे और यहाँ हम लोड को लगा देंगे। करंट को मेज़र करने के लिए यहाँ पास हम एक पॉइंटर की सहायता से देखेंगे कि यह करंट कितनी एम्पियर की जा रही है, तो एक करंट की रीडिंग को बताएगा। करंट की रीडिंग को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हम पैमाने को लगाते हैं। तो इसके ऊपर हम पैमाने को लगा देंगे। यहाँ 0 होगा, 1 होगा, यहाँ हम नामकरण इसका कर देंगे कि कितनी एम्पियर, कितनी धारा जा रही है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये जो यंत्र होते हैं प्राथमिक यंत्र, तो इसमें जो अंशांकन होता है, कैलिब्रेशन होता है, वह इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो अंशांकन मतलब कैलिब्रेशन।
तो इस यंत्र में कैलिब्रेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो कैलिब्रेशन का क्या मतलब हुआ, इससे क्या तात्पर्य हुआ? तो यहाँ पास प्राथमिक का मतलब पहली बार बनाया गया और निरपेक्ष का मतलब यह है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन से तात्पर्य यह हुआ इसमें कि यदि हम इस यंत्र से हम मापना चाहते हैं कि यहाँ 2 एम्पियर की धारा हम इसमें से प्रवाहित कराएं, तो यह यंत्र हमको 2 एम्पियर पर जाके यह पॉइंटर क्या होगा, रुक जाएगा। क्या करेगा? 2 एम्पियर पर यह पॉइंटर जाके रुक जाएगा। लेकिन यह करंट को हम मेजर कर रहे हैं तो इसको एम्पियर में दर्शाना चाहिए, तो यह 2 एम्पियर पर रुक जाएगा पॉइंटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पास जो पैमाना है, इसका स्केल है, वह एम्पियर में नहीं दिया है, यह एम्पियर में नहीं दिया है। तो फिर दिया किस में है? एमएम में दिया है। किस में दिया है? एमएम में दिया है। तो आप कहेंगे अरे ये तो एमएम में दे दिया, ये तो फिर लफड़ा हुआ भारी। तो एमएम में क्या होती है? एमएम तो एक लंबाई के लिए भौतिक राशि है। तो ये जो एमएम है तो क्या है? यह लंबाई मेज़र करने की, तो यह लंबाई मेजर करने की एक राशि है। तो यह भौतिक राशि होती है। तो लंबाई की मेज़र करने की जो राशि है तो भौतिक राशि होती है। तो फिर यह जो हमारा यंत्र है तो वो एम्पियर में नहीं दर्शा रहा, वो किस में दर्शा रहा है? वह दर्शा रहा है हमारा इसमें भौतिक राशि में। भौतिक राशि में दर्शाएगा तो इसको हम कहेंगे कि अरे ये तो उल्टा पुल्टा काम दे रहा, मतलब इसका अंशांकन नहीं हुआ है। तो फिर अंशांकन इसका नहीं हुआ है, या फिर आप अंशांकन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अंशांकन एक्चुअली में है क्या। तो उसको आप समझें कि वह स्टैंडर्डाइजेशन है, मानकीकृत है। एग्जाम्पल के लिए कि आप मार्केट में गए तो आपको लेना है क्या? सब्जी लेना है। कितना? 1 केजी आपको सब्जी लेना है। तो आपने यहाँ पास तराजू में 1 केजी का बाट रखवा लिया और इधर साइड हमने क्या किया? सब्जी को रख दिया। अब ये जो तराजू है तो क्या करेगा? यहाँ पास से तराजू ये तौलेगा, वेट को बराबर मेज़र करेगा। तो आपने जो यह 1 केजी का बाट रखा है तो ये बाट आप कैसे कह दिए कि ये केजी का है? क्योंकि यह वाट जो है तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो एक मानक वैल्यू है। एक किसी ऐसे नहीं कि 1 केजी की नहीं है, 2 केजी की नहीं है, इसमें हमको डाउट वगैरह नहीं है, ये केजी में है। इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये किलोमीटर में नहीं है, एमएल में नहीं है, ये वाकई में किस में है? केजी में है, 1 केजी में है। इसका स्टैंडर्डाइज किया गया है, इसका कैलिब्रेशन किया गया है, तब हम कह रहे हैं कि यह केजी में है। लेकिन यहाँ पास क्या इसका कुछ कैलिब्रेशन किया गया है? ये तो हम एम्पियर में मापना चाहते हैं, लेकिन हमको दे किस में रहा है? एमएम में दे रहा। तो हम कहेंगे कि इसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। तो कैलिब्रेशन से आप तात्पर्य समझ गए होंगे। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई कपड़ा खरीदने गए तो वह दुकानदार आपको स्केल लगा के, स्केल हो गई, ये जो स्केल हो गई तो स्केल लगा के कपड़ा वह मेजर करके मीटर में दे दिया। तो जो यह स्केल है तो क्या है? यह स्केल एक स्टैंडर्ड मापक यंत्र है, मतलब यह एक जो इसकी लंबाई है तो एक स्टैंडर्ड है, मानकीकृत है। तब तो आप इसमें से मेजर करा के कपड़े को लाए हैं, तो इसको आप कहेंगे कि यह कैसा है? कैलिब्रेशन इसका हुआ है। वाकई में यह 1 मीटर की हम ले रहे हैं चीज़ें तो 1 मीटर में दे रही है, एमएल वगैरह में नहीं दे रही। इसको हम बोल देंगे 1 एमएल में दे रहा तो हम बोल देंगे इसका अंशांकन ही नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इसको हम मापना चाहते हैं एम्पियर में, लेकिन दे किस में रहा? हमको एमएम में दे रहा, तो इसको हम बोलेंगे इसका अंशांकन नहीं हुआ है, इसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। ओके, तो यह जो स्केल होता है, सॉरी, ये जो प्राथमिक यंत्र होते हैं तो इन प्राथमिक यंत्र का अंशांकन कैलिब्रेशन नहीं होता है। यह चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इस यंत्र का जो एग्जाम्पल है, प्राथमिक यंत्र का जो एग्जाम्पल है वो कौन से यंत्र आते हैं? तो इसमें एक यंत्र होता है आपका यहाँ पास टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब हुआ? तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे
टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श या गैल्वेनोमीटर। तो जो स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यह प्राथमिक यंत्र का क्या है, उदाहरण है। ये प्राथमिक यंत्र का उदाहरण है, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्राथमिक यंत्र का उदाहरण क्या है आपसे पूछ लिया जा सकता है। और जो इसमें दूसरा हो गया, तो वो दूसरा जो होता है तो यहाँ पास रे लेंथ बैलेंस। तो ये जो रे लेंथ थे यह एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो ये अपने ही नाम पर क्या किए हैं, इस यंत्र का नाम रखे हैं रे लेंथ बैलेंस। तो ये वैज्ञानिक थे, अपने ही नाम पर इस यंत्र को नाम दिए हैं। तो ये दो इसका एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि यह प्राथमिक यंत्र कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन आपको याद रहेगा तो आप वहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यह प्राथमिक यंत्र जो होता है तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इस यंत्र का उपयोग हम करेंगे प्रयोगशाला में, अनुसंधान केंद्रों के प्रयोगशाला में हम इसका यूज करेंगे। इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम, इसका उपयोग करेंगे हम अनुसंधान केंद्रों के प्रयोगशाला में। इसका जो उपयोग होता है अनुसंधान केंद्र या केंद्रों के प्रयोगशाला में। दूसरा चीज़ इसका और हम कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज हम इसी यंत्र के द्वारा हम बनाएंगे, प्राथमिक यंत्र के द्वारा हम बनाएंगे द्वितीयक यंत्र। तो उस द्वितीयक यंत्र को जो हम बनाएंगे तो उसका जो हम कैलिब्रेशन करेंगे तो इस प्राथमिक यंत्र के द्वारा ही हम करेंगे। तो द्वितीयक यंत्र का कैलिब्रेशन नहीं, मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका जो मानकीकृत करेंगे तो हम वो प्राथमिक यंत्र के द्वारा ही करेंगे। तो इस यंत्र का हम इन जगहों पर यूज करते हैं। तो प्राथमिक यंत्र आपको समझ में आ गया होगा, मतलब पहली बार बनाया गया। और इसका निरपेक्ष हम नाम क्यों दिए, क्योंकि इसका कैलिब्रेशन नहीं किया गया। कैलिब्रेशन नहीं किया गया, हमको मापना एम्पियर में था, हम माप दिए इसमें लंबाई के भौतिक स्थिरांक किसमें, एमएम में माप दिए। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलें कि यह प्राथमिक या निरपेक्ष इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। अब हम चलेंगे द्वितीयक यंत्र में। तो आखिर में द्वितीयक यंत्र क्या होते हैं, तो यहाँ पास जो द्वितीयक यंत्र होगा तो द्वितीयक यंत्र किसको हम बोलेंगे, तो देखते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे। एक चीज़ आपको हम बता दें, हम बार बार नहीं बताएंगे कि आप इस क्लास में चीज़ों को समझें, समझने का पूरा प्रयास करें। आप नोट्स, यदि आप इतने हमारे स्पीड में आप कर पाते हैं तो नोट्स को बना सकते हैं साथ में। अदरवाइज़ आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में आपको वहाँ नोट्स मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम का नाम आपको हम बता दें तो टेलीग्राम का नाम हम पहले लवकुश प्रजापति रखे थे, लेकिन उसका नाम हम अब चेंज कर रहे हैं। तो उसका नाम हम LP टेक्निकल के नाम से आपको मिल जाएगा। क्या, LP टेक्निकल के नाम से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा मेरा नाम। वहाँ सर्च करेंगे और वहाँ से बिल्कुल नोट्स आप ले सकते हैं। तो टेलीग्राम में वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। बाकी ये पूरी चीज़ें आपको यूट्यूब में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। ये वीडियो अभी मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं है, यूट्यूब में आपको पूरा ये वीडियो मिलेगी। ओके, तो टेलीग्राम में वहाँ से आप इसकी नोट्स ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो
द्वितीयक यंत्र होते हैं, तो द्वितीयक यंत्र क्या होता है? तो द्वितीयक यंत्र हम क्या करेंगे अब कि हम एक यंत्र लेते हैं। इस यंत्र का हम यूज़ किस लिए करते हैं? कोई भी राशि को मेज़र करने के लिए। तो अब हम इस राशि को मेज़र करेंगे, करंट को हम मेज़र करना चाहते हैं पास। तो इसमें हम एक पॉइंटर के यहाँ सिरे को लगा दिए। अब वहाँ पास हम इसके स्केल को क्या करेंगे? यहाँ पास हम दर्शाएंगे। अब इसका स्केल जो हम बनाए हैं, तो इसका स्केल को हम क्या किए हैं? कैलिब्रेट किए हैं। क्या किए हैं? अंशांकित किए हैं। अंशांकित कैलिब्रेट। तो इसके स्केल को हम क्या किए हैं? कैलिब्रेट किए हैं। कैलिब्रेट किए हैं मतलब इसको हम करंट को हम किस में मापना चाहते हैं? एम्पियर में मापना चाहते हैं। तो यह हमको एम्पियर में ही दर्शाएगा। 0 एम्पियर, यहाँ पास 1 एम्पियर, यहाँ पास 2 एम्पियर, यहाँ पास 3 एम्पियर और यहाँ 4 एम्पियर। एम्पियर में हम चाहते हैं तो इस करंट को किस में दर्शाएगा? एम्पियर में दर्शाएगा। यदि यहाँ से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो ये जो पॉइंटर है, तो हमारा पॉइंटर की सहायता से ये यंत्र हमारा 2 एम्पियर पर धारा को दर्शाएगी। यदि 3 एम्पियर यहाँ से जा रही है, तो जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन होगा, वैसे ही समय के अनुसार यह उस परिवर्तन को दर्शाता जाएगा, परिवर्तन के राशि को यह दर्शाता जाएगा। तो यह जो यंत्र होते हैं कैसे होते हैं? कैलिब्रेट, अंशांकित किए होते हैं। अंशांकित किया हुआ यंत्र द्वितीयक यंत्र होता है। तो इस यंत्र के आधार पर अब जो हमारा वोल्ट मीटर है, आमीटर है, वाट मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, अदरवाइज जो भी मीटर हैं, तो मीटर जो बनाए जाते हैं अपने घरों में हम जो यूज करते हैं, हम प्रैक्टिकली रूप से, व्यावसायिक रूप से हम जो यूज करते हैं, वह यंत्र कैसे होते हैं? द्वितीयक यंत्र होते हैं। तो इस यंत्र से हम क्या बनाते हैं? इस यंत्र से हम बनाते हैं अमीटर को, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो इन मीटरों को हम इसमें से बनाते हैं। तो ये द्वितीयक यंत्र होते हैं। तो इसमें द्वितीयक यंत्र में ये चीज़ आप यूज तो आप हर जगह करते हैं, इसको घर में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, कहीं लैब में, कहीं भी करते रहते हैं। तो ये जो यंत्र होते हैं, तो ये द्वितीयक यंत्र होते हैं। अब हम देखेंगे द्वितीयक यंत्र के बाद यहाँ पास एनालॉग यंत्र, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से क्या तात्पर्य हुआ? ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रकार से अभी तक हमने धीरे धीरे ही बता रहे हैं, कोई स्पीड हमारी ज़्यादा नहीं है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पास एनालॉग यंत्र को हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट। तो फिर एनालॉग का मतलब क्या हुआ? एनालॉग यंत्र का मतलब क्या हुआ? तो एनालॉग का मतलब ये हुआ कि वो क्या करते हैं? जो राशि परिवर्तित होगी, जो राशि परिवर्तित होगी, तो उस राशि के परिवर्तन के साथ क्या करेगा? उस मान को दर्शाता जाएगा। यदि हम क्या करते हैं? कोई वेव को यहाँ पास हम ले लेते हैं, तो इस वेव को जो यहाँ पास ये यंत्र दर्शाएगा, यहाँ पास समय हो गया। समय के साथ जब यह मान को परिवर्तित हो रहा है, जो मान, उस मान को समय के साथ दर्शाएगा, तो ऐसे यंत्र को हम क्या बोलेंगे? एनालॉग यंत्र बोलेंगे। तो फिर हम डिजिटल किसको बोलेंगे? तो डिजिटल हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पास कोई हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, टाइम अक्ष। अब टाइम अक्ष में यहाँ हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब इसमें है तो हम समय के परिवर्तन के साथ इसको दर्शा रहे हैं, तो इसको तो हम एनालॉग बोल दिए, ये अपना स्थान ग्रहण कर लिया, छिना लिया अपना स्थान। अब यह जो फ्रीक्वेंसी है, तो यदि पल्स के रूप में हमको दिखाती है, ऐसे हमको पल्स के रूप में दिखाती है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह एक डिजिटल है। तो जो डिजिटल होते हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से निर्मित होते हैं डिजिटल। और एनालॉग हमारा कैसा होता है फिर? तो एनालॉग हमारा होगा एक मैकेनिज्म से बना होगा। कैसे? उसमें पॉइंटर होगा, चुंबक होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक होंगे।
तो यह एक मैकेनिकल होगा, मतलब मैकेनिज्म इसमें लगे होंगे, सुई स्पिंडल वगैरह पॉइंटर वगैरह लगे होते हैं। तो यह एनालॉग जो होता है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पास 3 प्रकार से हो जाते हैं। कितने प्रकार से? तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पास 3 प्रकार से हम देखते हैं। तो पहला जो होता है तो आपको संकेत के रूप में दर्शाएगा। कैसे दिखाएगा? संकेत के रूप में दिखाएगा, तो उसको हम बोलेंगे संकेतिक लिखें, संकेतिक यंत्र या सूचना मापी यंत्र। संकेतिक यंत्र या सूचना मापी यंत्र, इसी को हम बोलेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरा होता है तो इसको हम बोलेंगे, दूसरे को आलेखन यंत्र। तो आप बोलेंगे आलेखन तो हमको समझ में नहीं आया, तो हम समझा दें आपको कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो तीसरा होता है एकीकृत यंत्र या समाकलन यंत्र। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो एकीकृत यंत्र या समाकलन यंत्र। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एक यंत्र को कि यह यंत्र क्या होते हैं। आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही। तो अब हम समझते हैं एक एक यंत्र को कि यह यंत्र का क्या मतलब हुआ। तो जो संकेतिक या सूचना मापी यंत्र होते हैं, इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं, तो यह यंत्र से हम क्या करते हैं? हम इस यंत्र से क्या करते हैं? राशि को मेजर करते हैं। तो ये कोई हमारी यंत्र हो गया और इस यंत्र को हम क्या करेंगे? राशि को मेज़र करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? पैमाने को यहाँ पास अंशांकित करेंगे, जो भी हो 1 2 3 4। तो ये संकेतिक जो यंत्र होते हैं, पैमाने को हमने क्या अंशांकित किया, कैलिब्रेट किया। अब यहाँ पास इस में हम यंत्र में 2 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कराएं। तो इसमें यंत्र में हमको कैसे पता चला कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही? तो इसमें एक हम लगाएंगे क्या? पॉइंटर लगाएंगे। तो इसमें हम पॉइंटर लगाते हैं, पॉइंटर मतलब सुई को लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा सुई। तो ये सुई अभी 0 एम्पियर पर है, 0 एम्पियर पर है, लेकिन इसमें से धारा प्रवाहित हो रही 2। तो ये पॉइंटर हमको जो 2 एम्पियर की धारा को यह संकेत के रूप में हमको इंटीग्रेट के रूप में क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटिंग या संकेतिक या सूचना मापी यंत्र। तो यह सूचना भी देता है हमको, यह संकेत देता है, संकेतिक, या फिर इंडिकेट करता है कि यह इतने एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही। तो सीधा सा इसका मतलब है कि जो संकेत के रूप में हमको देता है उसको हम संकेतिक यंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पास संकेत के रूप में हमको क्या दिखाएगा? पॉइंटर। जो इसका सुई होता है वो हमको संकेत के रूप में दिखाता है। तो इसी प्रकार से जैसे ही इसके राशि में क्या होगी? परिवर्तन होगा। तो इसके राशि में परिवर्तन होगा तो यह विक्षेप होकर ये 3 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। जितनी इसमें परिवर्तन होंगे, जितने एम्पियर की धारा जाएगी, उतने ही एम्पियर में यह पॉइंटर के रूप में क्या करेगा? अपना इसमें दिखाएगा। अब इसमें से संकेतिक जो यंत्र होते हैं, इस यंत्र के द्वारा हम क्या बनाते हैं?
वोल्ट मीटर को बनाते हैं, अमीटर को बनाते हैं, वाट मीटर को बनाते हैं। तो ये जो हम यंत्र बनाते हैं तो ये सब सांकेतिक यंत्र होते हैं। क्या क्या बनाते हैं, यहाँ पास हम बनाते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर। तो ये जो यंत्र हम बनाते हैं वो सब यंत्र कैसे होते हैं, सांकेतिक यंत्र होते हैं। ओके, तो सांकेतिक यंत्र हो गया है। इसके बाद जो आता है हमारा वो कौन सा यंत्र आता है, तो यहाँ पास आएगा आलेखन यंत्र। आलेखन यंत्र या रिकॉर्डिंग यंत्र, इससे क्या मतलब हुआ, तो आलेखन यंत्र से मतलब यह हुआ कि हम क्या करेंगे, कोई यंत्र को यहाँ पास लेंगे, ये यंत्र हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित कराएंगे। धारा को हम प्रवाहित करा दिए, लेकिन इसमें कोई हमारा पॉइंटर ऐसा होगा कि वह रिकॉर्ड करते हुए हमको डाटा को देगा। कैसे, तो यहाँ पास हम लगाते हैं एक मशीन को। मशीन कैसे, तो ये मशीन को हम लगाते हैं यहाँ पास, मशीन में पेपर को लगाते हैं, चार्ट को, पेपर को लगाते हैं। जैसे आप कोई कैसे एग्जांपल दें कि कोई यहाँ पास ये मार्कर हो गया, मार्कर में बहुत सारे हम पेपर को लपेट दिए हैं। ओके, अब वह लपेटा हुआ जो पेपर है तो वो पेपर क्या करेगा, घूमेगा। जो ये घुमाने के लिए इसमें हम मोटर यूज़ किए हैं वो एक रिलेक्टेंस मोटर यूज़ करेंगे। चूँकि जब रिलेक्टेंस मोटर हम बताए होंगे तो आपको याद होगा, तो उसमें बताए थे कि जो रिलेक्टेंस मोटर होती है एक सिंक्रोनस मोटर होती है, जो एक नियत स्पीड पर घूमने वाली मोटर होती है। और उस मोटर का यूज़ कहाँ करते हैं, उस मोटर का यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। किस में करते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। तो वही मोटर हमने यहाँ पास उस चार्ट पेपर को घुमा कर ऐसे घुमाएंगे तो कागज़ निकलेगा, और उस कागज़ को जो निकलेगा तो वही कागज़ आपको यहाँ पास दिख रहा है। उसी कागज़ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर की सहायता से यहाँ पास क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो ये हमारा पॉइंटर हो गया। यहाँ से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही तो क्या करेगा, ये पॉइंटर घूमेगा। कभी यहाँ पास रहा होगा, 1 एम्पियर के पास रहा होगा, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर। तो ये पॉइंटर अभी 1 एम्पियर के पास है तो ठीक है 1 एम्पियर। यही पॉइंटर 2 एम्पियर के पास जाएगा तो ऐसे ऐसे हिलेगा, 3 एम्पियर के पास जाएगा तो ऐसे ऐसे डगमगाएगा, हिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये पूरा हमारा हो गया, एक चार्ट हो गया, मशीन हो गई। यहाँ पास पॉइंटर को हम समझने के लिए हम यहाँ पास ले लिए बड़ा सा। अब इस पॉइंटर में हमने क्या लगा दिया, इस पॉइंटर में हमने एक पेन लगा दिया। पेन कैसे लगा दिया, आप ऐसे समझिए, पेन हम लगा दिए। अब इस पेन से यहाँ क्या करेगा, जो कागज़ आ रहे हैं उस पर लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा कितने एम्पीयर की धारा यहाँ पास से प्रवाहित हो रही, ऐसे समझते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से घूमने वाला भाग। ये जो हमारा ठेहुना है ना, ठेहुना, तो यहाँ पास ठेहुना से ये वाला ठेहुना को समझिए, और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये मेरा पूरा ये है हाथ है। इस हाथ में हमने क्या ले लिया, ये जो तीर जैसा चिन्ह दे रहा है ये मेरा पूरा ये है मेटाकर प्लस, पूरा हाथ है। अब इस हाथ में हमने क्या लिया, एक इंक वाला पेन को ले लिया, और यहाँ पास ठेहुना से ये वाला पॉइंटर घूमेगा ऐसे ऐसे, जैसे धारा प्रवाहित होगी हमारे हाथ से या इसके पॉइंटर से, तो ऐसे ऐसे घूमेगा 1 एम्पियर पर, 2 एम्पियर पर ऐसे घूमेगा तो वो क्या करेगा, लिखेगा। ये पेन है ना, ऐसे ही लिखेगा। तो ये जो कुछ इस प्रकार से क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट ऐसे लिख देता है। तो ये रिकॉर्ड करते जाता है पेपर पर कि हाँ इतनी एम्पीयर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही। तो ऐसे यंत्र को लेखन मतलब लिखता है, और चीज़ें वो डिलीट नहीं होगी, लिख देगा तो फिर कैसे मिटेगी, थोड़ी मिटाएंगे तो बात की बात है। तो वह रिकॉर्ड हो जाती है चीज़ें, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इसको हम बोलेंगे। तो इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है इंक पेन। रिकॉर्डिंग इंक, यहाँ पास क्या लगे होते हैं, यहाँ पास पेन लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो, तो इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें हम आपको बताएं कि इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं ECG में। आप बोलेंगे कि आप ECG का मतलब क्या हुआ, तो ECG का मतलब हुआ, आप थोड़ा भी बायो पढ़े होंगे तो यहाँ पास
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब, कार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को, दिल। तो कार्डियोग्राफी जो होता है तो वो एक ग्राफ पर, आप कभी मूवी में देखे होंगे या फिर आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार से क्या दिया होता है, एक ग्राफ दिया होता है और इस ग्राफ में कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे दर्शाए जाते हैं। और इस ग्राफ में जब मूवी में क्या करते हैं, किसी के दिमाग को, पागलपन को हटाते हैं तो उसमें एक वेव दौड़ती हुई दिखाई देती है कि अरे ये वेव जा रही, ये वेव जा रही, ऐसे ऐसे आप वेव कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। तो ये जो वेव होता है, तो यहाँ पास जो इंस्ट्रूमेंट लगा है इस वेव को बनाने के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग और लेखन यंत्र का यूज़ किया गया है। कि इस प्रकार से हॉस्पिटल में आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि हार्ट बीट बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में इस यंत्र का यूज़ करेंगे हार्ट बीट वगैरह को दर्शाने के लिए, सांकेतिक रूप से और रिकॉर्डिंग रूप से। तो इस यंत्र का यूज ECG में करते हैं, बस आप इतना ही याद रखिए। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे यंत्र में। तो तीसरे यंत्र में आप यहाँ पास देखेंगे कि एकीकृत का क्या मतलब हुआ। तो एकीकृत या समाकलन जो यंत्र होता है, तो एकीकृत या समाकलन यंत्र से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पास हम ऊर्जा को मापेंगे। तो ऊर्जा को मापने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समाकलन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। इंटीग्रेटिंग लिखे हैं हम, इंटीग्रल, तो जोड़ना। तो उसमें हम जो करंट है और यहाँ पास वोल्टेज है, इनके मान को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो करंट और वोल्टेज के मान को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल पावर मिल जाएगी, टोटल ऊर्जा मिल जाएगी। तो इससे हम सीधे कह सकते हैं कि इससे हम ऊर्जा मीटर फिर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, इससे हम ऊर्जा मीटर ही बनाएंगे। तो आप यहाँ पास क्या करेंगे, यदि ऊर्जा AC को मापते हैं तो उसके लिए अलग मीटर बनाएंगे, ऊर्जा DC को मापते हैं तो उसके लिए हम अलग मीटर बनाएंगे। तो यदि आप विद्युत की कुल मात्रा, यदि विद्युत की कुल मात्रा को आप मापते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि वहाँ पास आप किसका यूज करेंगे, KWH मीटर की यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, KWH मीटर की यूज करेंगे। यदि आप DC ऊर्जा को मापते हैं तो DC की विद्युत की कुल, यहाँ पास मात्रा नहीं, यही चीज़ याद रखना है कि यहाँ पास लिखना है हमको राशि। तो DC की कुल राशि को आप मापते हैं तो यहाँ पास लिखेंगे AH लिखेंगे। यहाँ पास आप K को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी राशि है, किलो में लिया हूँ इसलिए हम K लगा दिए थे। चूँकि आपको आपके नज़र में यही बार बार दिखता है कि KWH ही आप बार बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पास स्मॉल वाला, छोटा वाला K रहता है, KWH। तो कई बार आपसे पूछा किया जाता है कि ऑप्शन में 4 दे देगा, कभी कैपिटल K दे देगा, K बड़का वाला दे देगा, छोटका वाला ये दे देगा, WH दे देगा। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको अदल बदल के देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा KWH सही तरीके से लिखा है। तो याद रखना है कि K जो होता है स्मॉल में होता है, W कैपिटल में होता है, H भी स्मॉल में होता है। तो इस प्रकार से KWH जो होता है किलोवाट आवर, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन दे वो लिखने का तरीका गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पास यदि AC ऊर्जा को आप मापते हैं, ऊर्जा की कुल मात्रा को मापते हैं, यदि मात्रा बोला तो KWH यानी AC की बात कर रहा। यदि DC में बात किया तो वहाँ पास राशि बोलेगा और वहाँ पास देगा आपको AH, किलो दे सकता है, किलो एम्पीयर आवर।
तो बहुत लोवेस्ट चांस रहता है, मतलब आपको ज़्यादा याद रखना है कि एम्पियर आवर ही याद रखना है। तो एम्पियर आवर आपको यहाँ पास याद रखना है। तो डीसी की कुल राशि को एम्पियर आवर, एसी की कुल मात्रा को किलो वाट आवर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पास हम क्या क्या इससे बना सकते हैं, तो एकीकृत जो यंत्र होता है, समाकलन यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र जो होता है, तो उससे हम वाट मीटर बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, वाट मीटर, एम्पियर आवर मीटर और एनर्जी मीटर। तो इन यंत्रों को हम बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, एकीकृत यंत्र या समाकलन। तो इनका हम यहाँ पास यूज़ करते हैं। तो इसकी हम डिफिनीसन कैसे बोलेंगे, तो इसकी बोलेंगे डिफिनीसन कि वे यंत्र जो एक निश्चित समय के दौरान विद्युत की कुल मात्रा kWh और विद्युत की कुल राशि एम्पियर आवर में व्यक्त करती है, तो ऐसे यंत्र एकीकृत यंत्र या समाकलन यंत्र या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल इससे क्या बनाए जाते हैं, किलो वाट आवर, एम्पियर आवर, एनर्जी मीटर, ये यंत्र बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है पास। अब इसके पास हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हमने एक पॉइंटर लिया, ठीक है, पॉइंटर लिया, तो पॉइंटर में हमने यूँ तो बता दिया कि धारा प्रवाहित हुई और वो 2 से 0 था, 0 से चला गया 2 पर, 2 से चला गया 3 पर, 4 एम्पीयर प्रवाहित हो रही थी, 4 पर चला गया। अरे भाई चला गया तो फिर ये मजाक है, चला कैसे गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो चला कैसे गया। तो चला कैसे गया, वो पॉइंटर वहाँ से वहाँ तक कैसे चला गया, तो उस चले जाने किस प्रभाव से चला गया, तो चले जाने के कारण को हम समझेंगे कि वह कैसे चला गया। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि जो संकेतिक, जो अभी हम पहला वाला लिए थे संकेतिक इंस्ट्रूमेंट, तो उस संकेतिक इंस्ट्रूमेंट में जो उसका पॉइंटर है, उस पॉइंटर में फोर्स, बल या फिर कहें टॉर्क, आघूर्ण, वो कैसे उत्पन्न हुआ, वो कैसे चला गया, तो उसको हम समझेंगे। तो संकेतिक यंत्र के चल प्रणाली के बल या फिर अथवा बल अथवा बल आघूर्ण, चल प्रणाली पर बोलते हैं तो सही रहेगा, चल प्रणाली पर बल अथवा बल आघूर्ण। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स और टॉर्क एट मूविंग सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो संकेतिक यंत्र के चल प्रणाली मतलब जो यहाँ पास हमने लगाया था चलने वाला, घूमने वाला पॉइंटर, तो उस पर जो बल उत्पन्न हुआ वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसको हमको समझना है। तो यहाँ पास हम बनाते हैं, पहले एक यंत्र को बना लिए। अब इस यंत्र में हमने ये जो पॉइंटर हमने बनाया, अब ये पॉइंटर है अभी 0 पर, फिर होगा 1 पर, फिर होगा 2 पर, फिर होगा 3 पर, फिर होगा 4 पर।
तो ये पॉइंटर से यदि धारा प्रवाहित होती है तो ये पॉइंटर क्या होता है, आगे खिसक जाता है। तो ये जो आगे पॉइंटर खिसक गया तो इसको हम क्या करते हैं, ये क्यों खिसक गया, तो यह खिसकने का जो कारण होता है, तो खिसकने का कारण होता है कि इसमें टार्क उत्पन्न होता है। कैसा टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो इस पॉइंटर के खिसकने का कारण है कि इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ। तो इन यंत्रों को सुचारू रूप से, संतोषजनक रूप से चलाने के लिए, चलायमान रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन यंत्रों में हम कुछ टॉर्क उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार से कुछ टार्क उत्पन्न कराते हैं जो इनको संतोषजनक रूप से क्या करते हैं, चलाने में सक्षम, कैपेबल बनाते हैं। तो इसमें हम टार्क कैसे उत्पन्न कराते हैं, तो इसमें जो टार्क उत्पन्न होता है तो पहले ये 3 प्रकार से होता है। कैसे उत्पन्न कराते हैं अभी बताते हैं कुछ टाइम से, लेकिन इसमें जो टार्क उत्पन्न होता है वो 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे, वो कौन कौन से टार्क होते हैं, तो वो टार्क होते हैं हमारे, जो पहला टार्क हो गया वो हो गया डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पास विक्षेपण बल, टार्क या फोर्स लिखें तो अधिक बढ़िया है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो विक्षेपण बल पहला हुआ, और इसमें जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है कंट्रोलिंग फोर्स। तो कंट्रोलिंग फोर्स का मतलब हुआ नियंत्रण बल। और जो तीसरा नंबर हुआ यहाँ पास लिखते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स का मतलब हुआ अवमंदन बल। तो अवमंदन बल, तो ये हम 3 प्रकार से इसमें क्या किए हैं, इसको सुचारू रूप से, संतोषजनक रूप से चलाने के लिए हम 3 प्रकार से इसमें हम बल को उत्पन्न कराते हैं। अब इसमें हमने किसको उत्पन्न कराया, अभी इस पॉइंटर को खिसकाने के लिए हमने 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया, तो इसने आके 2 एम्पीयर पर ही रुक गया। ये क्यों रुका, क्योंकि इसमें हमने डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न कराया। अब ये डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न हुआ, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ ऐसे कि हम कोई भी चालक तार में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उसमें विद्युत के निम्न रासायनिक प्रभाव में परिवर्तन होता है। तो उसमें चालक तार में रासायनिक प्रभाव का विद्युत का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो विद्युत का जो प्रभाव होता है, प्रभाव में परिवर्तन होता है, तो वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो यदि हम कोई चालक तार से धारा प्रवाहित कराएंगे, कुंडली में धारा प्रवाहित कराएंगे, तो उस कुंडली में जो विद्युत के प्रभाव का परिवर्तन होता है तो वो कौन कौन से होता है। तो पहला होता है आपका यहाँ पास उसमें जिसको हम बोलेंगे हीटिंग प्रभाव, प्रभाव को इफेक्ट हीटिंग प्रभाव। दूसरा बोलेंगे हम चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा बोलेंगे हम रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। चौथा बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, और जो 5वां होगा स्थिर विद्युत स्थिर वैद्युत प्रेरण प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रेरण प्रभाव। तो स्थिर विद्युत चुंबक के कारण क्या प्रेरण प्रभाव या स्थिर विद्युत प्रेरण प्रभाव या प्रेरण प्रभाव, इतना भी काफ़ी है। इंडक्शन प्रभाव, तो इसमें डिफ्लेक्टिंग या विक्षेपण बल को उत्पन्न कराने के लिए जो पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक आ गया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आया, डिफ्लेक्टिंग बल के कारण आया। डिफ्लेक्टिंग बल को उत्पन्न कराने के लिए हम उसमें जब प्रवाहित कराते हैं धारा को, तो उस कॉइल में इन सारे प्रभावों का वहाँ पास हमको देखने को गुण मिलता है। तो इन प्रभावों में से किसी एक प्रभाव को हम लेते हैं और उन्हीं प्रभाव के कारण से हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न कराते हैं। तो यहाँ पास डिफ्लेक्टिंग टार्क को जो हम उत्पन्न कराए हैं, तो वो किसके कारण कराए हैं, इन प्रभावों के कारण से कराए हैं। या तो उसमें हम लिए होंगे प्रेरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव आगे चल के लेंगे, चुंबकीय प्रभाव भी ले सकते हैं, उसमें प्रभाव नहीं लेंगे। तो इसमें से हम जो प्रेरण प्रभाव लिए हैं, तो उस प्रेरण प्रभाव के कारण ही क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ। यदि हम वोल्ट मीटर को बना रहे हैं, तो उसमें जो इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क को यहाँ पास टार्क को T और डिफ्लेक्टिंग D है, तो यहाँ पास D, तो T D से हम यहाँ पास व्यक्त करेंगे। कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग टार्क है, तो टार्क को T और का को C, तो कंट्रोलिंग TC से हम व्यक्त करेंगे। तो ये जो टार्क को हम यहाँ पास उत्पन्न कराएंगे, तो यदि हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं, तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो निर्भर करेगा वोल्टेज के ऊपर। यहाँ से वोल्टेज जाएगी तो वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगा, तो वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि हम अमीटर बना रहे हैं, तो इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क करंट के ऊपर निर्भर करेगा, तो इसका जो टार्क होगा करंट के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि हम वाटमीटर बना रहे हैं, तो इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा पावर यानी W के ऊपर यहाँ पास निर्भर करेगा। सीधा सा बोलें तो दोनों के गुणनफल यानी VI cos फाई के ऊपर निर्भर करेगा। तो यदि हम वाटमीटर बना रहे हैं, तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, दोनों के कोण के एंगल और दोनों के राशियों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क, जब हम वाटमीटर बना रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पास आ गया होगा समझ कि डिफ्लेक्टिंग टार्क हम कैसे उत्पन्न कराते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क इस प्रकार से उत्पन्न कराते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इन पांचों प्रभाव को डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न कराने के लिए पांचों को नहीं ले लेंगे एक साथ, किसी एक को लेते हैं। एक टाइम में किसी एक को ही हम लेंगे यहाँ पास डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न कराने के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क हम इस प्रकार से उत्पन्न कराते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज इतना ही। बाकी आज का टाइम, आज का सेशन हो गया है, आज की क्लासेस। बाकी अब मिलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको अभी देखना है, कंट्रोलिंग टार्क देखनी है, और इसमें डैम्पिंग टार्क अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एक एक चीज़ कवर करनी है। जो आए हुए क्वेश्चन है उसको भी बताते हुए चलना है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में इंतज़ार करिए। ओके, सो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, और पढ़ाई अपने मन लगा कर करें। ओके।